हेलो। कुछ लोग आप में से कंप्लेन करते हैं कि वो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं पहले मुझसे और उनकी बातें सही नहीं निकली हैं, तो मेरी बात की क्या गारंटी है कि सही निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो वो होता क्या है ना, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक नॉलेज लेवल है, एक स्टडी लेवल है। वो किस लेवल पे जाके आपकी कुंडली देख रहा है, क्या कैलकुलेशंस कर रहा है, क्या उसका ज्ञान है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। ये सच है कि आजकल हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, 2-2 3-3 महीने कोर्स करके लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। उनको उतनी पूरी नॉलेज होती नहीं है। साथ में ये भी सच है कि एक कुंडली का जो टाइम होता है, आजकल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि उस तरह के लोग अब नहीं रहे जो पहले सिर्फ़ एक कुंडली के चार्ट को देख के, उनकी ग्रहों की स्थिति देखकर बहुत सारी प्रिडिक्शन कर दिया करते थे। आज के टाइम में सब सॉफ्टवेयर वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं ज़्यादातर, इंक्लूडिंग मी। हाँ, आई नो द टेक्निक्स कि जहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना भी पड़े तो भी मैं काफ़ी सारे लोग जो मुझे दिखा चुके हैं वो जानते हैं, कर सकता हूँ मैं प्रिडिक्शन। लेकिन स्टिल वी टेक द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और वहाँ पे जो आप टाइम डालेंगे वो ही मेन होगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन होगी, होके आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेडिक्शन दी जाएगी। अगर वो टाइम गलत है, तो फिर आपकी प्रेडिक्शन भी गलत जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि 2-2 3-3 महीने में सीख के उसी से प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की जा सकती है। वर्ग कुंडलियाँ जो होती हैं, डिविज़नल चार्ट्स, उनको मैंने देखा है बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो देखते हैं। और ये एस्ट्रोटॉक वगैरह के जो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं देखते, क्योंकि तो 2-3 मिनट में अपनी प्रेडिक्शन भी कर देते हैं। तो डिविज़नल चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। कोई पूछता है अपने ईस्ट कौन है, मैं या शादी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो नवमांश देखना ज़रूरी है। सप्तमांश किसके लिए देखेंगे? कोई जॉब से रिलेटेड या काम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो उसके लिए दशमांश देखना ज़रूरी है। साथ में मैं पर्सनली प्रेफ़र करता हूँ चलित देखना भी। चलित में प्लेसिडी सिस्टम बोलते हैं उसको। तो चलित में भी ग्रहों की कुछ स्थितियाँ कई बार बदल जाती हैं, हर बार नहीं बदलती हैं कुंडली के अंदर, कुछ बार बदल जाती हैं। नक्षत्रों में भी देखना होता है, नक्षत्रों को भी 9 चरण में बाँटा गया है कि जन्म तारा, बुध तारा, विपत तारा, संपत तारा, मैत्र, अति मैत्र, तो उनकी भी 9 कैटेगरीज़ हैं। तो कौन-सा प्लैनेट आपके जन्म तारा में है, कौन-सा शेम में है, प्रत्यरी में है, बुध में है, मैत्र में है, अति मैत्र में है, संपत में है, विपत में है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिज़ल्ट आएगा। ये भी देखना ज़रूरी है, खासकर जो कुंडलियाँ गुण-मिलान होती हैं, उनके अंदर तो बहुत देखना ज़रूरी है ये। तो मेक श्योर व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू एन एस्ट्रोलॉजर, आप अपना टाइम कन्फर्म करो। अगर आपका टाइम कन्फर्म नहीं है, एक आइडिया है 5-10 मिनट, 15 मिनट का कुछ गैप है, 1 डेढ़ घंटे का गैप लगता है, 4-5 घंटे का गैप लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग टेक्निक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आप लाइफ में एक बार ज़रूर कराओ। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स की कॉस्ट उसमें हाई है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और काफ़ी दिमाग भी लगता है और काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन वो वन टाइम इवेंट है, आप उसको एक बार करा लो, लाइफ टाइम आपके लिए ईज़ी रहेगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने लाइफ के इवेंट्स को एक मैनेज करना। बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी। तो ये सबके में ही जनरली होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए थे हॉस्पिटल में हो सकता है कि वहाँ की वॉच में कुछ प्रॉब्लम थी, जो वॉल क्लॉक थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, देखने वाले ने गलत देख लिया, लिखने वाले ने गलत लिख दिया। अब किसी का सपोज़ टाइम है 14:25, अब वो 14 को उन्होंने हिंदी वाला 15 मान लिया, तो 15:25 कर दिया उसको, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, सारी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी, लगन भी चेंज हो सकता है, कोई भी प्लैनेट भी चेंज हो सकता है उस बीच के अंदर। खासकर जिन लोगों का लगन संधि काल में है, जहाँ पे हम कहते हैं ना संधि काल, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में चेंज हो ही रहा है, 29 डिग्री का है, 29 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, 30 डिग्री से कम का है, 0 डिग्री का है, 0 से लेके 1 डिग्री तक का है, 2 डिग्री का है, उन लोगों को तो मेरे हिसाब से ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों लग्नों का कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आता है। तो ज़्यादा किसका इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके लिए एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें आपके बर्थ टाइम को जो भी आपको पता है, उसको हम उसके थ्रू निकालते हैं सूर्योदय के अकॉर्डिंग ईस्ट काल। फिर उस ईस्ट काल की अपनी-अपनी उसको विघटी में कन्वर्ट करके, पलों में कन्वर्ट करके काफ़ी कैलकुलेशन होती है, वो नक्षत्रों पे आ जाता है। तो आपके लगन का नक्षत्र क्या है, चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, उसके साथ उसको मैच करा जाता है। आपका D24 एक डिविज़नल चार्ट होता है, उसको मैच करा जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, इवन D7, D9 को भी मैच करा जाता है। इट डिपेंड्स कि कितना डिफरेंस है आपके टाइम के अंदर। तो वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपको ज़रूर कराना चाहिए। वन टाइम इवेंट है लाइफ का, एक बार आपने करा लिया। अब हालाँकि ये डिपेंड करता है करने वाला कितना अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके इवेंट मैच करेगा, आपसे बात करेगा, तो आपको बताएगा कि इस टाइम पे ये हुआ था क्या, इस टाइम पे ये हुआ था क्या, वो पूछेगा। तो उससे वो मैच करेंगे, तो गलत होने की संभावना वो कम है। एक कहीं पे 1-2 मिनट का अगर डिफरेंस है, तो वो भी करेक्ट हो सकता है, कहीं पे 2 घंटे का भी डिफरेंस है, वो भी करेक्ट हो सकता है। अब एक केपी एस्ट्रोलॉजी में या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये भी है कि किसी को पता ही नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ पता है, कहता है कि आज सुबह हुआ था, शाम हुआ था, हो सकता है 12 से 6 के बीच में हुआ था। तो उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका एक सही लग्न निकालने का, उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम पे आने का। येस, एफर्ट्स लगते हैं, उसकी फीस एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो वन टाइम इवेंट है और हर किसी को अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ज़रूर कराना चाहिए, अगर उनको लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर की या सारे ही एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत जा रही है। मेन कारण यही हो सकता है उसका। सो चेक योर हॉरोस्कोप्स, और अगर एक्सपीरियंस ऐसा है आपका कि नहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजी सही जा रही है,
प्रेडिक्शन। तो अपनी कुंडली को एक बार ज़रूर दिखाएँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, उसमें ज़रूरत है या नहीं?